UKPSC सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 13। पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए. मुद्रास्फीति बंधपत्र धारक को लाभ पहुंचाती है। बी. मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। सी. मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती है। डी. इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी. मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, क्योंकि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ऋण का वास्तविक मूल्य घट जाता है। इसका मतलब है कि उधार लेने वाले को अपनी उधारी चुकाने में कम वास्तविक धन की आवश्यकता होती है। यह स्थिति विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होती है जिन्होंने कम ब्याज दर पर ऋण लिया हो। इस कारण से उधार लेने वाले अपने ऋण को अधिक सस्ते में चुका सकते हैं, जबकि ऋणदाता को नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है? ए. जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बढ़ा है। बी. एफडीआई का अंत प्रवाह बढ़ गया है। सी. विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है। डी. दोनों बी और सी। इस प्रश्न का उत्तर है डी. 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंत प्रवाह बढ़ गया और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। इन सुधारों के तहत आर्थिक उदारीकरण, व्यापारिक स्वतंत्रता और विदेशी निवेश के लिए नीति में बदलाव किए गए थे। इससे भारत में विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा, जिससे एफडीआई का प्रवाह तेजी से बढ़ा। साथ ही विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि हुई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक साबित हुआ। अगला प्रश्न, 3. स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट्यूटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? ए. साधारण शेयरधारकों को। बी. अधिमान शेयरधारकों को। सी. दोनों ए एवं बी को। डी. कंपनी के कर्मचारियों को। इस प्रश्न का उत्तर है डी. स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं। ये विशेष प्रकार के शेयर होते हैं जो कंपनी के कर्मचारियों, निदेशकों या अन्य संबंधित व्यक्तियों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं, कौशल या विशेषज्ञता के बदले में प्रदान किए जाते हैं, खासकर जब वे कंपनी की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स के माध्यम से कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सा मिलता है और यह उन्हें प्रोत्साहन देने का एक तरीका है। अगला प्रश्न, 4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? ए. गेहूं। बी. चावल। सी. दालें। डी. यह सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। इसके तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की सहायता, जैसे उन्नत बीज, तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सके और देश में कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके। अगला प्रश्न, 5. भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? ए. प्रगतिशील। बी. अधोगामी। सी. आनुपातिक। डी. प्रतिगामी। इस प्रश्न का उत्तर है बी. भारत में अधोगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम नहीं पाई जाती, बल्कि भारत की कर प्रणाली प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव है। इसका मतलब है कि उच्च आय वाले व्यक्तियों पर कर की दर अधिक होती है, जबकि निम्न आय वाले व्यक्तियों पर कर की दर कम होती है। इसका उद्देश्य समाज में समानता लाना और अमीर गरीब के बीच अंतर को कम करना है। उदाहरण के लिए, आयकर, जिसमें उच्च आय वाले पर अधिक कर लगता है, एक प्रगतिशील कर प्रणाली का हिस्सा है। अगला प्रश्न, 6. निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? ए.
तीसरी योजना, बी 5वीं योजना, सी 6वीं योजना, डी 8वीं योजना। इस प्रश्न का उत्तर है सी 6ठी योजना। 1980 से 1985 को रोलिंग प्लान कहा जाता है क्योंकि यह योजना अन्य योजनाओं से अलग थी। इसे लचीला और निरंतर अपडेट होने वाली योजना के रूप में तैयार किया गया था। इसमें भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन कार्यान्वयन के दौरान समय समय पर इसमें संशोधन किए गए। यह देश की बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप थी, जिससे नीतियों और लक्ष्यों में लचीलापन बनाए रखा गया। यह योजना आयोग की दिशा में एक नया प्रयोग थी। अगला प्रश्न, 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? ए. गरीबी को घटाना, बी. रोजगार के अवसरों का विस्तार, सी. लैंगिक असमानता को कम करना, डी. पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। इस प्रश्न का उत्तर है डी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। इसमें गरीबी को घटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना और लैंगिक असमानता को कम करना प्रमुख लक्ष्य थे। हालांकि पूंजी बाजार को मजबूत बनाना इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर केंद्रित थी, न कि मुख्य रूप से पूंजी बाजार को मजबूत करने पर। अगला प्रश्न, 8 विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाय इसके कि ए. इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, बी. यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, सी. यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है, डी. यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। इस प्रश्न का उत्तर है ए. विश्व व्यापार संगठन WTO को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन विकल्प ए. इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, गलत है, क्योंकि WTO के पास विवाद निपटान की एक सुसंगत प्रणाली है, जो सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करती है। अन्य आलोचनाएं, जैसे यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली होने, संप्रभुता को कम करने और गुणवत्ता की अनदेखी करते हुए स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करने, अक्सर WTO पर की जाती हैं। अगला प्रश्न, 9 यदि प्राथमिक घाटा 0 है, तब उधार की राशि होगी ए. ब्याज भुगतान से अधिक, बी. ब्याज भुगतान से कम, सी. ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी. यदि प्राथमिक घाटा 0 है, तो इसका मतलब है कि सरकार का बजट संतुलित है, यानी राजस्व और खर्चों के बीच अंतर नहीं है। इस स्थिति में सरकार द्वारा उधारी केवल ब्याज भुगतान के लिए होगी, क्योंकि प्राथमिक घाटा 0 होने पर कोई अन्य खर्च नहीं बढ़ रहा है। इसलिए उधारी की राशि केवल ब्याज भुगतान के बराबर होगी। अगला प्रश्न, 10 निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती हैं? ए. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर, बी. सरकारी प्रतिभूतियां, सी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर, डी. म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक। इस प्रश्न का उत्तर है बी. गिल्ट एंड सिक्योरिटीज, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, जिन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये निवेशकों के लिए कम जोखिम वाली और सुरक्षित मानी जाती हैं, क्योंकि इनका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इन्हें गिल्ट कहा जाता है क्योंकि ये उच्चतम सुरक्षा प्रदान करती हैं। आमतौर पर ये सरकारी बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज होती हैं, जो निश्चित ब्याज दर पर होती हैं। अगला प्रश्न, 11 बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA संबंधित है? ए. विश्व बैंक समूह से, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, सी. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से, डी. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से। इस प्रश्न का उत्तर है ए.
हुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मिगा विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है। मिग निवेशकों को युद्ध, क्रांति या अन्य राजनीतिक कारणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए गारंटी प्रदान करता है। यह विदेशी निवेशकों के लिए विश्वास बढ़ाने में मदद करता है, जिससे विकासशील देशों में पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है। अगला प्रश्न 12 वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? ए. संपत्ति कर, बी. कॉर्पोरेशन कर, सी. मूल्य संवर्धित कर, डी. आयकर। इस प्रश्न का उत्तर है सी. वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लागू होने से मूल्य संवर्धित कर वात समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है जो विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वात, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि को समाहित करता है। वात, जो पहले वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता था, अब जीएसटी के तहत शामिल किया गया है, जिससे व्यापार प्रक्रिया को सरल और एकीकृत किया गया। अगला प्रश्न 13 निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ए. सीबीआरआई, बी. ओएनजीसी, सी. एचएएल, डी. बीएचईएल। इस प्रश्न का उत्तर है सी. एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्तराखंड में स्थित नहीं है। यह प्रतिष्ठान मुख्य रूप से भारत के विभिन्न शहरों में स्थित है, जैसे कि बंगलुरु, कर्नाटक में इसका मुख्यालय है और यह विमानन एवं एरोस्पेस उत्पादों का निर्माण करता है। वहीं सीबीआरआई, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड उत्तराखंड में स्थित हैं, जो संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न 14 निम्नलिखित में कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? ए. विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण, बी. विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण, सी. विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय, डी. विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण। इस प्रश्न का उत्तर है सी. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई वह निवेश होता है जब एक देश का निवेशक दूसरे देश में व्यापारिक गतिविधियों में भागीदारी करता है, जैसे कि कंपनी का अधिग्रहण, नए संयंत्र का निर्माण या पूर्ण स्वामित्व वाली फर्म स्थापित करना। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय एफडीआई का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह पोर्टफोलियो निवेश फाइनेंशियल निवेश कहलाता है, जो एफडीआई के बजाय शेयर या बॉन्ड खरीदने का तरीका है। अगला प्रश्न 15 आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे माना जाता है? ए. हरगोबिंद खुराना, बी. थॉमस हंट मॉरंगन, सी. रॉबर्ट ब्राउन, डी. जोहान ग्रेगर मेंडल। इस प्रश्न का उत्तर है डी. आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक जोहान ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। मेंडल ने 19वीं सदी में मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के नियमों का पता लगाया, जिन्हें मेंडल के नियम के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा किए गए प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि गुणसूत्र जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में होते हैं और उनका वितरण संयोग आधारित होता है। इसके आधार पर आधुनिक आनुवंशिकी का विकास हुआ।